लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पटना में हुई विपक्षी दलों की मीटिंग को बेहद अहम माना जा रहा है। इस मीटिंग के बाद अपोजिशन के नेता उत्साहित हैं और लगातार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के मुखपत्र सामना में पटना में शामिल विपक्षी दलों को भारत का वागनर ग्रुप करार दिया गया है। सामना के एडिटोरियल में कहा गया है कि वागनर ग्रुप पटना में मोदी की ताकत को चैलेंज करने के लिए एक साथ आया। अहम बात यह है कि ये ग्रुप किराए के लिए नहीं है। पुतिन की तरह मोदी को भी जाना होगा, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए। पटना में वागनर ग्रुप में ये संकेत दे दिए हैं। पटना में हुई मीटिंग पर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा था। अमित शाह ने कहा था कि विपक्ष के लोग फोटो खिंचवाने में जुटे हुए हैं। इस पर पलटवार करते हुए सामना में सवाल किया गया है कि इस देश में फोटो लवर कौन है। सामना के एडिटोरियल में यह भी दावा किया गया है कि पटना मीटिंग के बाद विपक्षी दलों के एक साथ आने से बीजेपी की सीटों की संख्या गिरकर 100 पर आ जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहले कहा था कि पार्टी 400 से ज़्यादा सीटें जीतेगी, लेकिन अब अमित शाह ने टारगेट कम करते हुए 300 प्लस कर दिया है। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच खींचतान जारी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि पूरा विपक्ष मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ उनकी लड़ाई में उनका साथ दे, लेकिन कांग्रेस ने अब तक इस मुद्दे पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, बल्कि कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि केजरीवाल एक तरफ तो उनकी मदद चाहते हैं और दूसरी तरफ उनके पार्टी के नेताओं पर सवाल दागते हैं। एक तरफ केजरीवाल जी जो है कांग्रेस के समर्थन मांग रहे हैं और दूसरी तरफ केजरीवाल जी राजस्थान जाकर के हमारे सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक, जो 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अशोक गहलोत, उनके खिलाफ बोल रहे हैं। सचिन पायलट जो और दूसरे हमारे राजस्थान के अंदर बहुत सीनियर लीडर हैं, उनके खिलाफ जाकर के बोल रहे हैं। तो क्या ये कांग्रेस के साथ में समझौता करना चाहते हैं, कांग्रेस का समर्थन लेना चाहते हैं, या कांग्रेस को से दूरी बनाना चाहते हैं? आगे अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को बीजेपी का एजेंट बताया। दरअसल बात यह है बड़ी सीधी सी कि अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी से मिले हुए हैं और जेल नहीं जाना चाहते। अन्यथा वो पूरी तरीके से जेल जाने की उनकी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि भ्रष्टाचार किया है और उनके 2 साथी ऑलरेडी जेल के अंदर हैं भ्रष्टाचार में। उनको बाहर निकालना चाहते हैं, तो बीजेपी से समझौता करना चाहते हैं। और समझौता करने के लिए विपक्ष एकताओं की मीटिंग के अंदर विपक्ष की एकता की वजह से नहीं जा रहे, बल्कि विपक्ष की एकता को खंडित कैसे किया जा सके, उसको रोका कैसे जा सके, इसलिए जा रहे हैं। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने करीब 8 साल की बहस के बाद दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का हक दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर उस आदेश को पलट दिया। ऐसे में अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि पूरा विपक्ष मिलकर अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा में उनका साथ दे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर निशाना साधा है। निर्मला सीतारमन ने ओबामा के मुसलमानों की सुरक्षा पर दिए गए बयान को लेकर उन्हें आड़े हाथों लिया। निर्मला सीतारमन ने कहा कि मैं उनकी टिप्पणी से हैरान थी। जब पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा कर रहे थे, तब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भारतीय मुसलमानों के बारे में बोल रहे थे। जहां शायद 6 देशों के खिलाफ, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में। सीरिया से लेकर के, यमन के लेकर के, सऊदी के लेकर के, इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। मोर देन 28,000, मेरे पास इतना स्पष्ट डेटा नहीं है, 7 कंट्री के खिलाफ उसी समय झगड़ा, वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हुआ और मोर देन 26,000 बॉम्ब्स वे ड्रॉप्ड। ऐसे जब कंट्रीज उनके अपने तरफ से उनके राजनीतिक निर्णय के बारे में वो करते हैं, भारत के खिलाफ एलिगेशन डालने में कहां उसको सुनने वाले लोग भी भरोसा रखेंगे। निर्मला सीतारमन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 13 सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार मिले हैं।
उनमें से 6 पुरस्कार उन देशों की ओर से दिए गए हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने 25 जून को पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया। ये मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। Honorable Prime Minister has received the highest civilian awards from 13 countries together with this award, and of which 6 of them come from countries which have population which is highest in Islamic Muslim population. 6 Muslim dominated population countries, totaling all of them total to 13, 6 plus the rest, so total 13 countries have given. बता दें कि एक इंटरव्यू में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत में अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि अगर उनकी पीएम मोदी से बातचीत होती तो वो उन्हें बताते कि अगर भारत में जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं की गई तो भारत अलग होना शुरू हो सकता है। बिहार के पटना में 23 जून को हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद जेडीयू में गुटबाजी की खबरें सामने आ रही हैं। जेडीयू के एमएलसी रामेश्वर महतो ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उमेश कुशवाहा के कारण उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू नीतीश कुमार से दूर चले गए हैं। उमेश जी को, माननीय उमेश कुशवाहा जी को चाहिए था, प्रदेश अध्यक्ष जी को, कि सबको एकजुट करके चले। संकोच दिमाग से संगठन नहीं चलता, तो मैंने यही कहा है और कुछ नहीं। उमेश कुशवाहा क्या पार्टी को कमजोर करना चाह रहे हैं? अब उनकी अंदर की मंशा क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उनका कार्यकलाप से तो ऐसा ही लगता है कि पार्टी मजबूत हो उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। वो अपने कैसे मजबूत हो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, जबकि बेसिकली पार्टी एक वृक्ष की तरह होता है जो हमें 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, साया देता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार प्रदेश के लिए इतना काम किया है, सभी लोगों के लिए काम किया है। हमें अपने स्वार्थ से हट के पार्टी के लिए जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। वहीं रामेश्वर महतो के आरोपों का जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जवाब दिया है। जवाब में उन्होंने कहा कि हर पार्टी की अपनी नीति और सिद्धांत होता है। उन्होंने कहा कि रामेश्वर महतो कभी उपेंद्र कुशवाहा तो कभी बीजेपी का गुणगान करते हैं। उमेश कुशवाहा ने कहा कि जिनको हम कुछ नहीं मानते उसे नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। पार्टी का कोई भी पार्टी का नीति सिद्धांत होती है और सबका एक प्रोटोकॉल है। यदि कोई प्रदेश अध्यक्ष किसी भी कार्यकर्ता का या नेता का या विधायक का बात नहीं सुनते हैं तो हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ जाते हैं। उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बाद सर्वमान्य नेता से शिकायत करते हैं। नहीं, किसी तरह का बात हो तो पार्टी का प्लेटफॉर्म है किसी को कुछ रखने का, लेकिन इस तरह से कोई रखता है तो हम तो समझते हैं ना, जिस पर आप लोग ने खुलम निशाना कर रहे हैं, जिनके बारे में कह रहे हैं, उनके बारे में बताने की जरूरत है, उनके बारे में कहने की जरूरत है। कभी वो बीजेपी के गुणगान गाते हैं तो कभी उपेंद्र कुशवाहा जी के गुणगान गाते हैं। उधर जेडीयू में मची खींचतान के बीच आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू के कई विधायक और सांसद हमारे संपर्क में हैं और जल्द ही जेडीयू को अलविदा कह देंगे। नेता सब लोग कहीं ना कहीं ठिकाना ढूंढ चुके हैं और बीच में मेरे हटने के बाद भी तो कई लोग वहां से हटे। तो आप देखते जाइए ना, यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है और अंततः जेडीयू में कुछ नहीं बचने वाला है। सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई है, कौन कब हटेंगे, लेकिन सभी हटेंगे। कहा जा रहा है कि आपके संपर्क में जेडीयू के कई विधायक और सांसद हैं और बीजेपी के संपर्क में। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, हमने कहा कि लगभग सभी लोग कहीं ना कहीं अपना ठिकाना ढूंढ चुके हैं। कुछ लोग मेरे संपर्क में भी हैं, यह बात बिल्कुल सच है। भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग और कहीं संपर्क में होंगे। मतलब कुल मिला जुलाकर जेडीयू में उन लोगों का भविष्य बिल्कुल डार्क दिख रहा है उनको, इसलिए वहाँ कौन रहेगा। बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हैं। ऐसे में जेडीयू की आपसी खींचतान की खबरें नीतीश कुमार के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा। तो आज आपको बता दें कि मार्केट आज फ्लैट है, 9 पॉइंट्स का लॉस है। उसी रेंज में मार्केट्स चल रहे हैं। अभी कोई डायरेक्शन नहीं है क्योंकि दो चीज़ें हो गई हैं। एक तो
मॉनसून को लेके वरीज बढ़ रही हैं क्योंकि डेफिशिएंसी अभी 30% चल रहा है और आपका जो वाटर रिजर्वॉयर्स का लेवल है वो 4 ईयर के लो पे आ गया है। मतलब 4 साल में इतना कम पानी रिजर्वॉयर्स में नहीं हुआ जितना इस बार है। तो 30% मॉनसून डेफिशिएंट चल रहा है साउथ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में तो 50% डेफिशिएंट चल रहा है। तो मॉनसून को लेके वरी चल रहा है क्योंकि ये इन्फ्लेशन और जो आपका एग्रीकल्चर है उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा अगर डेफिशिएंसी रह गई तो। उसके अलावा दुनिया भर में दोबारा से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने शुरू हो गए हैं, यूरोप में, अमेरिका में। तो FIS का जो बाइंग जो इंडियन मार्केट्स को ऊपर लेके जा रहा था वो थोड़ा सा हॉल्ट उसमें आया है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि 62970 पे क्लोज हुआ है। 63588 का इसने हाई बनाया था लास्ट वीक, तो रिकॉर्ड हाई बना था, उसके ऊपर अभी वो मार्केट नहीं जा रहा है। तो आज आते हैं स्टॉक्स की तरफ। देखिए आपके सामने श्री सीमेंट, बड़ी सीमेंट कंपनी, और ये डाउन है आज लगभग 6% के आसपास। और इसमें ये जो आज स्टॉक है ये 10% तक गिरा था और इसमें कारण ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि इन्होंने 23,000 करोड़ का टैक्स इवेजन किया है। मतलब टैक्स का जो इवेजन है 23,000 करोड़ है और ये कहा जा रहा है कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट अमाउंट्स है जो किसी कंपनी ने आज तक किया हो। तो ये बड़ी सीमेंट कंपनी, इस पर इनकम टैक्स को लेके काफ़ी नर्वसनेस है। तो ये लगभग 6% जो स्टॉक है आज ये डाउन गया है। अब ये स्टॉक तो डाउन रहा। अब सेंसेक्स का आपको बताएं कि मारुति सुजुकी लगभग 0.25% अप। ऑटो स्टॉक्स ने आज अच्छा किया। तो ये आपको बता रहे हैं कि मारुति सुजुकी आज अप रहा। सेंसेक्स की स्टॉक्स की बात करें, टाटा मोटर्स भी 1.5% अप। तो मारुति और टाटा मोटर्स ये बेस्ट गेनर्स थे सेंसेक्स में। तो ये दोनों 1.5% 2% के बीच में दोनों ने मूव किया। तो टाटा मोटर्स और मारुति ये बेस्ट परफॉर्मर्स रहे सेंसेक्स के। अब हम आज अगर सेक्टर्स की बात करें तो आपको बताएं कि फार्मा जो है, फार्मा सेक्टर आज सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और सभी सेक्टर्स में से फार्मा जो शेयर्स हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग रहे। आपके सामने देखिए टॉप गेनर्स में आर्टेमिस मेडिकेयर 17% अप, उसके बाद सिगाची इंडस्ट्रीज 11% से ज़्यादा अप, सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी 8% से ज़्यादा अप और कोपरान 7% अप। तो फार्मा ऑटो ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन मार्केट्स का जो ऊपर का ट्रैजेक्टरी है हाईस को ब्रेक करना अभी मुश्किल हो रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.